वेलकम टू सीधी शिक्षा मैडिनी साथ साथ। चलिए आज हम लोग देखते हैं फिजिक्स का नया चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे। 9th A खत्म हो गया, अब हम लोग 9th B की तरफ चल रहे हैं। 9th B में हम लोग देखेंगे समतल पृष्ठ एवं लेंस से प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले जो चैप्टर 9th A में था उसको हम लोग बहुत चीज़ को हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग 9th B स्टार्ट करते हैं। चलिए 9th B के अंतर्गत हमारे पास जो चीज़ है इस चीज़ को देखते हैं। 9th B का समतल पृष्ठ एवं लेंस से प्रकाश का अपवर्तन, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं 9th B का। तो समतल पृष्ठ एवं लेंस से प्रकाश का जो अपवर्तन है इस चीज़ पे हम लोग समतल पृष्ठ के बारे में पहला पढ़ेंगे, दूसरा लेंस से संबंधित जितने भी जानकारी उसको देखेंगे, उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन को देखेंगे। प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, परावर्तन के नियम क्या होते हैं, प्रकाश किरण किस तरीके से होता है, प्रकाश किरण किस तरीके से गूंजता है। दोनों के बेस पे हम लोग इस दोनों चीज़ों को लेकर के चलते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन को लेकर के फर्स्ट थिंग को हम लोग पढ़ते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन, जब किसी पारदर्शी माध्यम में गमन करता हुआ कोई प्रकाश किरण पुंज किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम से टकराता है तब प्रकाश का एक भाग पहले माध्यम में परिवर्तित हो जाता है तथा शेष भाग दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। क्लियर। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो जब किसी पारदर्शी माध्यम में गमन करता हुआ कोई प्रकाश किरण पुंज किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में टकराता है तब प्रकाश का एक भाग पहले माध्यम में परिवर्तित हो जाता है तथा जो शेष भाग रहता है वह दूसरे में प्रवेश करके वह अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। अतः जो प्रकाश किरण होता है एक समांगी माध्यम से, इसमें दो प्रकार के माध्यम होते हैं। पहला आपका समांगी माध्यम होता है, दूसरा विषमांगी माध्यम होता है। उसी प्रकार समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करने पर उसके मार्ग बदलने या विचलित होने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को पूछा जाएगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो आप नॉर्मली वे पे इस चीज़ को बोल सकते हो कि जो आपका प्रकाश किरण है एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करने पर उसके मार्ग बदलने या विचलित होने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर। तो इसके बेस पे आप लोग प्रकाश का अपवर्तन को आप लोग इस तरीके से इस चीज को बोल सकते हो। इसके अंतर्गत आप लोगों का दो चीज आता है, पहला सघन माध्यम आता है, दूसरा आप लोगों का विरल माध्यम आता है। तो पहला हम लोग देखते हैं सघन माध्यम को, दूसरा देखते हैं विरल माध्यम। सघन माध्यम, सघन मतलब क्या होता है, पास पास। सघन मतलब होता है आपका पास पास और विरल मतलब होता है आपका दूर दूर। विरल मतलब क्या होता है आपका दूर दूर होता है। ठीक है। तो जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व अधिक होता है उसे सघन माध्यम कहते हैं और जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व कम होता है उसे विरल माध्यम कहते हैं। यह पाया गया है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। जैसे कि इस तरीके से है आप लोगों का प्रकाश किरण इस तरीके से है, तो जैसे कि विरल माध्यम से यहाँ से सघन माध्यम में प्रकाशीय घनत्व कम हो जाता है, विरल माध्यम में यह प्रवेश करेगा। तो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से प्रवेश करेगा तो ये आपका अभिलंब होता है। यह आप लोगों का आपतित किरण होता है, यह आप लोगों का परावर्तित किरण होता है। तो यहाँ अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, थोड़ा सा झुक जाती है। और जब सेकंड चीज में बोलते हैं जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। तो वह अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। तो यह सघन और विरल के माध्यम से हो जाएंगे। क्लियर। इसके बाद जो आप लोगों का 3 नंबर का क्वेश्चन आता है वो अपवर्तन के नियम से आता है। अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के नियम को लिखिए, कोई 3 बिंदुओं के आधार पर दर्शाइए। तो यहाँ पर अपवर्तन के नियम के बेस पे इस चीज को लिखोगे। तो अपवर्तन के नियम लिखिए, 2 नियम होते हैं। पहला जो नियम होता है क्या होता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों ही एक ही तल में स्थित होते हैं। यहाँ पर एक ही तल है इस तरीके से, यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा आपतित किरण हो जाएगा और यहाँ पर अपवर्तित किरण हो जाएगा और यहाँ पर आपतन बिंदु हो जाएगा, अभिलंब, ये तीनों एक ही चीज में रहेंगे। तो ये आप लोगों का अभिलंब हो जाएगा, ये आप लोगों का आपतित किरण हो जाएगा और ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण हो जाएगा। ये आप लोगों का अपवर्तित किरण ये एक ही तल में स्थित रहेंगे। क्लियर। सेकंड चीज देखते हैं, यदि प्रकाश किरण एक बॉडी हो तो किन्हीं भी 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की जिया बोलने से कल बताया था इसके बारे में, साइन थीटा को जिया बोला जाता है। ठीक है। और कॉस थीटा को क्या बोला जाता है, कोजिया बोला जाता है। इस चीज को याद रखना दोनों को कि अपवर्तन कोण की जिया में एक निश्चित अनुपात होता है। इस निश्चित अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या बोला जाता है, अपवर्तनांक बोला जाता है। तो अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से शो ऑफ करते हैं। तो इसमें अपवर्तनांक के अपवर्तन के नियम के अंतर्गत आप लोग दोनों चीजों को याद कर सकते हैं, या तो आपतित किरण के बेस पे या तो परिवर्तित किरण के बेस पे याद कर सकते हैं। अपवर्तनांक के प्रकार इसमें पूछा जाएगा कि भाई निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है और सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। तो आप लोग बोलोगे कि अपवर्तनांक के 2 प्रकार के होते हैं। पहला आप लोगों का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, दूसरा सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण निर्वात नहीं, मतलब जहां पर वायु ना हो,
के प्रविद्युतांक माध्यम वाला होता है। वायु से चल करके किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे कांच का अपवर्तनांक होता है, इसके अंतर्गत इसका जो तात्पर्य होता है, कांच के जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वह वायु के निरपेक्ष अपवर्तनांक का 1.0003 गुना होता है, लगभग 1 होता है। मान लेते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद आप लोगों का 00 डेसिमल के बेस पे कोई भी चीज आएगा उसको हम लोग 1 के बेस पे लेकर के चलते हैं, तो ये आप लोगों का निरपेक्ष अपवर्तनांक के बेस में ये चीज आएगा। आगे के बेस पे हम लोग जब देखेंगे तो निरपेक्ष, अब उस पर कोई प्रकार के कोई सापेक्षिक तत्व नहीं है तो यहाँ पर आप लोग को सापेक्ष अपवर्तनांक के रूप में पढ़ेंगे, मतलब उस पर आपका सापेक्षित रहेगा। तो जब प्रकाश किरण एक दूसरे के माध्यम में प्रवेश करती है तो पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यदि प्रकाश किरण जल से चलकर के कांच से प्रवेश करती है, यदि कोई प्रकाश किरण है इस तरीके से, वह वाटर से मतलब जल से चल करके किस पर प्रवेश कर रही, कांच पर, मतलब ग्लास से, वाटर से ग्लास में आप लोगों का इंटर करे, वाटर से यहाँ पर ग्लास में इंटर कर रही है, या सेकंड चीज होता है या तो ग्लास से होकर के वाटर के में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर फर्स्ट चीज है किसने प्रवेश करती है, कांच से प्रवेश करती है, तो जल के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक को हम लोग μ8 से प्रदर्शित करते हैं, मतलब ये है वाटर से है। देखिए वाटर के बेस पे है, वाटर V फॉर वाटर होता है, G फॉर ग्लास के बेस पे होता है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक की जो दूसरी परिभाषा है उसको हम लोग इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम के हम लोग निरपेक्षशील या निरपेक्ष तत्व के रूप में जानते हैं, जिसमें वायु निर्वात प्रकाश की चाल के वेग में प्रदर्शित नहीं होता है। इसके अंतर्गत जो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है, यहाँ पर पूछा जाता है कि किसमें प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, तो यहाँ पर है निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वह सर्वाधिक होती है, क्योंकि वायु का दौरा इस पर नहीं पड़ता है, मतलब वायु इसके आसपास में नहीं आता है, इस कारण से जो इसकी चाल होती है वह सर्वाधिक होती है। अन्य माध्यमों का जो अपवर्तनांक होता है वह सदैव 1 होता है, लेकिन यहाँ निर्वात में ये क्या होती है, इसकी सर्वाधिक होती है। इसके बेस पे हम लोग जो अपवर्तनांक की जो निर्भरता है वो 2 चीज के रूप में पूछा जाएगा, तो आप लोग इस चीज को बोलोगे कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला जो निर्भर करेगा वह हो जाएगा आप लोगों को माध्यम के जोड़े की प्रकृति पर, जो दूसरा होता है वो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम के अपवर्तनांक 1 से अधिक होता है, तथा जो सघन माध्यम के सापेक्ष जो विरल माध्यम का अपवर्तनांक होता है वह 1 से कम होता है। मतलब जब यह सघन के सापेक्ष विरल में जाता है तब वह 1 से क्या होता है, कम होता है, लेकिन जब यह विरल से सघन के माध्यम में जब अपवर्तनांक से जाता है तो वह 1 से अधिक होता है। जो सेकंड चीज होता है वह माध्यम की भौतिक अवस्था पर होता है। माध्यम की भौतिक अवस्था जितनी भी उसकी भौतिक अवस्था है उस पर निर्भर रहता है। माध्यम का घनत्व अधिक होने पर उसका अपवर्तनांक भी क्या होता है, अधिक होता है। अगर इसको हम लोग प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर देखते हैं तो μ इक्वल टू हो जाता है आपका a प्लस b बाय जो लैम्डा का स्क्वायर होता है, जिसको हम लोग प्रकाश का तरंग दैर्ध्य के रूप में शो अप करते हैं। इसके अनुसार जो हमारे पास जो बैगनी रंग के लिए होता है जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर आप लोग इस चीज को याद रखिएगा, क्वेश्चन में आता है 1 नंबर में कि किसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है, तो बैगनी का आपके पास कम होता है और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य आपके पास क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पर तरंग दैर्ध्य से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे इस दोनों चीजों को आप लोग कवर अप करके चलेंगे। इसके बाद ये जो चौथा जो निर्भरताशीलता है वह उसके माध्यम के ताप पर है। चौथा जो निर्भरताशीलता है वो आपके माध्यम के ताप पर है। किसी माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसका अपवर्तनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जैसे जैसे आप किसी का ताप बढ़ाते हैं तो उसका अपवर्तनांक क्या होने जाता है, कम होते जाता है। तो इस चीज को आप लोग देखिएगा। अपवर्तनांक का कारण किस किस तरीके से होता है, इस अपवर्तनांक के कारण को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो अपवर्तनांक का कारण जो होता है वह भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होता है। तो इस चीज को ज्ञात करने के लिए हमारे जो एक साइंटिस्ट है, भौतिकी शास्त्री है, हाइगन ने एक प्रकाश के सिद्धांत के अनुसार एक नियम दिया था। जब उन्होंने ये बोला कि जब एक तरंगार्ग जो तरंग से लिप्त रहे पहले माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर प्रवेश करता है तो उसकी चाल क्या होती है, बदल जाती है। अब जाहिर सी बात है कि पहले माध्यम से वह दूसरे माध्यम की तरफ जाएगा तो क्या होगा, उसका चाल तो बदलेगा ही बदलेगा। यदि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल अगर v1 हो तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 हो तो जाहिर सी बदल जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो v1 माइनस v2, अगर दूसरे के बेस पे देखेंगे बड़ा में छोटे को घटाएंगे तो v2 माइनस v1 के बेस पे ये रहेगा। तो इसको तरंग दैर्ध्य के रूप में हाइगन के तरंग दैर्ध्य के सिद्धांत के अनुसार इस चीज को बताया गया था, जिसने 2 स्थिति दिया था। जिसमें जो पहला स्थिति के बेस पे ये दिया था कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो जो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल है वह सघन माध्यम में प्रवेश की चाल से क्या होती है, अधिक होती है। इस चीज को इन्होंने फर्स्ट स्थिति के अनुसार में बताया था। और सेकंड स्थिति के अनुसार उन्होंने ये चीज बताया था कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है
जब प्रकाश सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है, तो स्पष्ट है कि इस स्थिति में प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये आप लोगों का अभिलंब है, तो यहाँ से ये दूर हटने लगेगा भाई। इस तरीके से प्रवेश करेगा तो अभिलंब से क्या होने लगेगा, दूर हटने लगेगा। इस प्रकार जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। मतलब ये मार्ग है, इस तरीके से उसका मार्ग से विचलित हो जाएगा। यहाँ तो आपतित होगा, लेकिन निर्गत किरण की तरफ किस दिशा में जाएगा, वह इसके रूप में क्या हो जाएगा, विचलित के दिशा में अग्रसर हो जाएगा। तो इसके बेस पे हम लोग प्रकाश की जो उत्क्रमणीय सिद्धांत है, इसके बेस पे हम लोग देखेंगे कि यदि कोई प्रकाश किरण विभिन्न माध्यमों में अपवर्तित हो रही है तो उसके मार्ग को उलट देने पर वह जिस मार्ग में प्रवेश करती है उसी मार्ग में विपरीत दिशा में लौट जाती है। इसे प्रकाश का उत्क्रमणीय का सिद्धांत कहते हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। तब तक के लिए बाय, ओके बाय, हैव अ नाइस डे।